हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपना को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते। एक और नूपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी, यानी कि अब कंगना रनावत को उन्होंने डिच कर दिया। और कंगना रनावत को डिच भी ऐसी बातों पर किया जो कि फैक्चुअली पूरी तरह से सही है। न केवल पूरी तरह से सही है, अपितु भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से स्वयं कही गई हैं। ये बात अलग है कि चुपचाप बाद में डिलीट भी कर दी गई हैं। आखिरकार कंगना रनावत ने क्या कहा था जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को उन्हें यह कहना पड़ा कि यह भारतीय जनता पार्टी के नीतिगत निर्णय हैं और कंगना रनावत को इन पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। संभवतः भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई है कि प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को पार्लियामेंट से बाहर, हर एमपी को पार्लियामेंट से बाहर भी अपनी बात कहने का अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। इस तरह के कार्य आप कई लोगों के साथ कर चुके हैं। आपने रमेश बिधूड़ी के साथ किया, उसका कोई गलती नहीं थी। आपने प्रवेश वर्मा के साथ किया, उसकी कोई गलती नहीं थी। आपने वो कर्नाटका उत्तर कन्नड़ा वाले जो हेगड़े हैं उनके साथ किया, उनकी भी कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर इस प्रकार के कार्य करके आप जो है अपने एमपीज़ की आवाज़ बंद कर रहे हैं, और एमपीज़ की आवाज़ बंद करने का ही एक परिणाम है कि आप किसी भी तरह से इंडी अलायंस वालों को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। जिन लोगों की आवाज़ नहीं बंद है, जैसे अन्नामलाई की नहीं बंद है, तो आप देखिए कैसे इफ़ेक्टिवली वो हर बात का उत्तर देते हैं तमिलनाडु में। जैसे योगी जी की नहीं बंद है, तो आप देख रहे हैं कि योगी जी जो है अपनी बातों से किस तरह से पूरे के पूरे इस इकोसिस्टम को बैकफुट पर रखते हैं। सदैव इतना बैकफुट पर रखते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। अखिलेश जी को उल्टी सीधी बातें करनी पड़ती हैं, वक्तव्य देने पड़ते हैं कि क्या ये पीएम है। लेकिन जब कंगना की बात आई तो आपने हाथ खींच लिए, नूपुर की बात आई तो आपने हाथ खींच लिए, राजा सिंह पे भी आपने हाथ खींचे थे, लेकिन राजा सिंह ने परवाह नहीं की आपकी। तो जब राजा सिंह ने परवाह नहीं की, क्योंकि उसका अपना बेस है और आपको राजा सिंह की आवश्यकता है, राजा सिंह को आपकी आवश्यकता उतनी संभवतः नहीं है, तब आप जाके राजा सिंह को वापस स्वयं लेके आए, टिकट दिया ससम्मान। उन्होंने अपनी बात को वापस भी नहीं लिया। नूपुर शर्मा तो बेचारी सीधी थी, आपने उससे माफ़ी भी मंगवा दी, माफ़ी भी मंगवा दी, और उसके बाद भी उसको बहाल नहीं किया, आज तक नहीं किया। जबकि आपको उसका पूरा लाभ हो सकता था। तो 2024 के चुनावों में न केवल प्रचार में लाभ हो सकता था, उसको यदि कहीं से टिकट दे देते तो पूरा आपका माहौल बदल जाता। लेकिन पता नहीं क्या डर है, इतना डर है इस समय शीर्ष नेतृत्व में कि कुछ भी कार्य करने से पहले स्वयं तो घबराते ही हैं, दूसरा यदि कुछ करता है तो उस पर भी घबरा जाते हैं। आजकल इसको पार्टी ऑफ यू टर्न कहा जाने लगा है। नड्डा जी, आप तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं इस माध्यम से कि आजकल भारतीय जनता पार्टी को पार्टी ऑफ यू टर्न्स कहा जाने लगा है, जिसका कोई कारण नहीं है। कारण इसलिए नहीं है कि आप लोग जो हैं वो चुनाव जीते हैं। आप 2024 के चुनाव को एनडीए के रूप में लड़े हैं, और एनडीए के रूप में आपने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। ये हो सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के रूप में आप पूर्ण बहुमत ना प्राप्त कर पाए हों, लेकिन आपका जो 400 पार का नारा था वो तो एनडीए को लेके था ना, वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो नहीं था। तो एनडीए को लेके था, 400 की जगह 300 आ गए। चलिए, होता है ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। कांग्रेस तो नहीं जीती है ना, और राहुल गांधी जो है वो 99 जीत के ऐसे व्यवहार कर रहा है कि जैसे कि वो जीता हुआ है, और जो भी वो कहता है वो आपसे करवा लेता है। ये क्या हो रहा है? तो बड़ी अजीब स्थिति है। जो पार्टी जीती हुई है वो अपने आप को हारा मान रही है, और जो पार्टी बुरी तरह से हारी हुई है वो अपने को जीता हुआ मान रही है। और ये भी होता तो भी ठीक था,
सबसे बड़ी समस्या यह है कि दोनों पार्टियां व्यवहार भी उसी प्रकार का कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का व्यवहार कर रही है कि जैसे कि वो चुनाव हारी हुई है और उसको ज़बरदस्ती सत्ता में बैठा दिया गया है, तो इसलिए जो कुछ भी कोई भी बकवास करेगा विपक्ष से वो उसको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ऐसा तो हमने नरसिम्हा राव को भी करते नहीं देखा। नरसिम्हा राव भी जब आए थे और जब उन्होंने सरकार बनाई थी तो कुल जमा उनके पास 236 सीटें थी। बाद में 6 सीटें और ऐड हो गई, 242 से उन्होंने सरकार चला ली थी। 242 से उन्होंने पूरे 5 वर्ष सरकार चलाई थी। और जिस तरह का आत्मसमर्पण हम आपको देखते कर रहे हैं उस तरह का तो उन्होंने कभी भी नहीं किया। कंगना ने 3 बातें कही। क्या कही? कि ये जो किसान नेता हैं ये भी बांग्लादेश जैसी सिचुएशन भारत में लाना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है ये, इसमें क्या गलत कहा उसने? क्या उन्होंने लाल किले पर हमला नहीं किया था? क्या टिकैत ने अभी 4 दिन पहले नहीं कहा था कि यदि हम अपने ट्रैक्टर्स का मुंह जो है वो पार्लियामेंट की तरफ मोड़ देते तो बांग्लादेश उसी समय वहां हो जाता? कहा था कि नहीं कहा था? कि हम 25 लाख किसान थे उस समय। 25-25 तो खैर कुछ नहीं थे, वो फालतू की बातें हैं। लेकिन जो बात कंगना ने कही वही बात तो टिकैत ने 3 दिन पहले कही थी। उसके लिए भी कंगना से आप क्यों रुष्ट हैं? कंगना ने ये कहा कि उस घेराव में, जी हाँ वो घेरेबंदी थी, पूरी दिल्ली की घेरेबंदी थी और दिल्ली की घेरेबंदी बिल्कुल एक प्रकार से युद्ध का उद्घोष था। और उस दिल्ली के घेरेबंदी में रेप हुआ, उस पर FIR दर्ज हुई, सबको पता है। उसमें लोग अरेस्ट हुए, ये भी पता है। इसी के साथ में हत्याएं हुई। हत्या नहीं, केवल एक हत्या जो उस दलित की लखबीर सिंह की हुई थी, अकेली वो हत्या नहीं हुई थी, उसके अतिरिक्त और भी हत्या हुई थी। लेकिन राहुल गांधी लिख देते हैं कि वो 700 किसानों का अपमान है। आज तक वही ढंग से निकल के ये नहीं कह पाया कि ये 700 का आंकड़ा फर्जी है। उससे भी आपको डर लगता है कि कुछ लोग रुष्ट हो जाएंगे। जो भी रुष्ट होने वाले हैं सुन लीजिए, उनमें से एक भी आपको वोट न देगा, न दिया है, न दे रहा है। अपने वोटर की जो चिंता पहले करता है वही पार्टी वाला आगे सुख में रहता है। आपके अपने वोटर बेस की तो चिंता कीजिए। आपका वोटर इस समय अत्यंत क्षुब्ध है, अत्यंत दुखी है, अत्यंत निराश है और वह गंभीरता से सोच रहा है कि वो वोट देने जाए या ना जाए। मैं जानता नहीं कंगना आगे क्या करेंगी, लेकिन कंगना को इस मुद्दे पर पीछे हटने की कोई आवश्यकता है नहीं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका अपना एक स्टेटस है। मंडी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनको कोई टच नहीं कर सकता। उनको अपने बयान पर अडिग रहना चाहिए और हो सके तो इसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए। क्या आप बताइए क्या गलत कहा है मैंने? क्या करेंगे? पार्टी से निकाल भी देंगे तो 5 वर्ष तक कहीं कुछ नहीं होने जा रहा। 5 वर्ष तक तो वो संसद सदस्य है ही। और बाद में जब उनको आवश्यकता पड़ेगी कंगना रनावत की कैंपेन करने में तो घुटनों के बल आएंगे कि आइए जरा हमारे लिए कैंपेन कर दीजिए। बहुत स्थानों पर पड़ेगी, भी हरियाणा में ही पड़ने वाली है। कंगना रनावत के पीछे एक राजपूत जाति का दम भी है। ऐसे नहीं है कंगना रनावत अगर यही भाषा ये समझते हैं जाति की, जाति जनगणना की, वो वोटर की, वोट कट जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा में राजपूतों की संख्या कम है। भैया कंगना जी, आपके बिना, राजपूतों के, डोगरों के बिना हिमाचल में कोई चुनाव नहीं जीत सकता, कोई नहीं जीत सकता। तो इसलिए कंगना जी की जो स्थिति है वो नूपुर शर्मा से तो सुदृढ़ इसलिए है क्योंकि नूपुर शर्मा केवल एक पार्टी स्पोक्स पर्सन थी, वो केवल एक प्रवक्ता थी।
वो ना तो एमएलए थी, एमएलए के चुनाव अवश्य लड़ी थी, लेकिन लड़ी किसके सामने थी? वो लड़ी थी केजरीवाल के सामने, हार गई थी। तो वो एमएलए भी नहीं थी, एमपी भी नहीं थी, केवल एक पार्टी स्पोक्स पर्सन थी। तो उनकी स्थिति जो थी वो अपेक्षाकृत कमज़ोर थी। टी राजा सिंह एमएलए थे, अकेले एमएलए। जी हाँ, पिछला चुनाव जो हुआ था 2018 में, अकेला एमएलए जीत के आया था। कौन? टी राजा सिंह। बाद में डिफेक्शन बाई इलेक्शन में 2-3 और आ गए, वो बात अलग है। 2018 में एकमात्र सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, और वो टी राजा सिंह थे। ये टी राजा सिंह को भी पता था, इसलिए टी राजा सिंह नहीं झुके एक सेकंड के लिए भी। कंगना जी, आपकी स्थिति टी राजा सिंह की तरह है, आपकी स्थिति नुपुर शर्मा वाली भी नहीं है। इसलिए यदि आप अपने बयान पे टिकी रहेंगी तो आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी टी राजा सिंह की तरह। यदि आप नुपुर शर्मा की तरह माफ़ी मांग ली या पीछे हट गई या क्लैरिफिकेशन दे गई तो आपकी स्थिति नुपुर शर्मा की तरह ही दुर्बल हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।